नमस्कार। कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य जहां 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, अपनी सड़कें, स्कूल और अस्पताल आखिर चलाता कैसे है? आज हम इसी सरकारी तिजोरी के राज जानने निकले हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश की राजस्व प्रणाली की इस दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। ये सवाल सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जिन सड़कों पर हम चलते हैं, जिन अस्पतालों में हमारी देखभाल होती है, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक सिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी शब्द की, राजस्व। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर असल में ये वो ईंधन है जिससे किसी भी राज्य के विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये सरकार की कमाई है। जैसे हम और आप अपनी नौकरी या बिजनेस से कमाते हैं, वैसे ही सरकार भी टैक्स और दूसरे तरीकों से पैसा इकट्ठा करती है। और ये पैसा क्यों इकट्ठा करती है? ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। अच्छा, तो ये कमाई होती कैसे है? इसके मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है जब सरकार कोई सामान बेचती है, मान लीजिए खनिज या किसी सरकारी कंपनी का प्रोडक्ट, तो वो हो गया बिक्री राजस्व। और दूसरा है जब सरकार कोई सेवा देती है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री करना या कोई लाइसेंस देना, तो उससे जो कमाई होती है उसे सेवा राजस्व कहते हैं। दोनों ही इस बड़ी सी तिजोरी को भरने में अपना अपना रोल निभाते हैं। पर यह कमाई ऐसे ही हवा में तो होती नहीं है ना? इसके पीछे एक पूरा कानूनी ढांचा है, एक तरह की नियम पुस्तिका जो हर चीज तय करती है। पैसा कैसे आएगा, कैसे खर्च होगा, सब कुछ। तो चलिए उत्तर प्रदेश की इसी नियम पुस्तिका के कुछ पन्ने पलटकर देखते हैं। इसकी कहानी पता है, ब्रिटिश राज से शुरू होती है। सोचिए 1831 में इलाहाबाद में राजस्व परिषद बनी थी, जिसने इसकी नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक कितना कुछ बदल चुका है। इसीलिए 2006 में इन सारे पुराने कानूनों को मिलाकर एक नया मॉडर्न कानून बनाया गया, जिसे हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहते हैं। यही वो कानून है जो आज पूरे प्रदेश में लागू होता है। अब उत्तर प्रदेश तो कृषि प्रधान राज्य है, हम सब जानते हैं, तो जाहिर है रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन से ही आता है। लेकिन कानून की नज़र में हर जमीन एक जैसी नहीं होती। इसके भी कई प्रकार हैं और कुछ तो बड़े ही दिलचस्प हैं। जैसे एक शब्द है बाग भूमि। अब ये कोई जंगल नहीं है, इसका मतलब जमीन का वो टुकड़ा है जहां सिर्फ पेड़ लगाए गए हैं, और पेड़ भी इतने पास पास कि उनके बीच की जगह में खेती जैसा कुछ और हो ही नहीं सकता। और यहीं पर मामला बड़ा मजेदार हो जाता है। कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर पपीते या केले के पौधे लगे हैं या फिर अंगूर की बेलें हैं, तो उसे बाग भूमि नहीं बल्कि कृषि भूमि माना जाएगा। है ना कमाल की बात? ऐसी छोटी छोटी बातें ही दिखाती हैं कि ये कानून कितने गहरे हैं। अच्छा, इतनी सारे नियम कानून तो हैं, पर इन्हें लागू कौन करता है? इसके लिए अधिकारियों की एक पूरी चेन है, जो जिले के सबसे बड़े दफ्तर से लेकर गांव की पगडंडियों तक काम करती है। आइए इस चेन के किरदारों को जानते हैं। इस चेन में सबसे ऊपर हैं जिला कलेक्टर, उनके नीचे एसडीओ, तहसीलदार और फिर कानून को काम करते हैं। लेकिन इस पूरी चेन की जो सबसे अहम कड़ी है वो है लेखपाल। ये वो अधिकारी हैं जो गांव-गांव जाकर जमीन का सारा हिसाब किताब रखते हैं और सीधे किसानों से बात करते हैं। एक तरह से ये पूरे सिस्टम की आंखें और कान हैं। अब ये जो कानून है और ये जो अधिकारी हैं, ये सिर्फ फाइलों में या दफ्तरों में नहीं रहते। इनका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये नियम कैसे काम करते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम आता है जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। अगर किसी किसान के पास 3.12 एकड़ से कम जमीन है, तो उसे उस जमीन पर कोई भू राजस्व यानी लैंड टैक्स नहीं देना पड़ता। ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा है ताकि छोटे किसानों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन जहां एक तरफ राहत है, तो दूसरी तरफ नियम तोड़ने पर सजा भी उतनी ही पक्की है। अगर किसी का भू राजस्व 500 रुपए से ज्यादा बाकी है, तो उसे 15 दिनों के लिए तहसील की हवालात में भी रखा जा सकता है। और अगर कोई लगातार 3 साल तक टैक्स नहीं भरता, तो सरकार उसकी जमीन भी अपने कब्जे में ले सकती है। मतलब सरकार इन नियमों को बहुत गंभीरता से लेती है। अब इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए रिकॉर्ड रखना तो सबसे जरूरी है। इसीलिए कानून कलेक्टर को ये जिम्मेदारी देता है कि वो अपने जिले के हर एक गांव का एक पूरा रजिस्टर तैयार करे।
ये रजिस्टर ही प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। इसी से पता चलता है कि कौन सी जमीन कहाँ है और किसकी है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। आज की दुनिया में जहां जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है, वो और भी कीमती होती जा रही है। तो क्या ये सदियों पुराने कानून आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए काफ़ी हैं? क्या इस सिस्टम को निष्पक्ष और असरदार बनाए रखने के लिए इसे बदलने की ज़रूरत है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले कल की नीतियां तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?